नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर उत्तराखंड में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं जिला अधिकारी वंदना सिंह और एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने सीएम की अगवानी की। आपको बताते चले कि राजकीय महाविद्यालय में बने अस्थायी हेलीपैड पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद रामनगर पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम धामी ने बताया कि पीएम का दौरा उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक होगा, जिससे कि प्रदेश के लिए 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का उन्होंने शिलान्यास किया है। आपको बताते चले कि साथ ही पीएम ने केदारनाथ धाम आपदा के बाद जो विकास कार्य किए थे वह ऐतिहासिक है। लगभग 4200 करोड़ की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है पिथौरागढ़ से, और साथ ही आज बहुत ऐतिहासिक उनकी जनसभा हुई और उनका जो दौरा था वह भी ऐतिहासिक था, क्योंकि वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आदि कैलाश पहुंचे, पार्वती कुंड पहुंचे, जागेश्वर धाम पहुंचे हैं। और उनके इस दौरे के बाद निश्चित रूप से जैसे केदारखंड में उनके प्रवास के बाद केदारखंड का विकास हुआ, 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनी, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान, हेमकुंड और केदारनाथ के लिए रोप वे, हवाई सेवाएं, केदारखंड में तेजी से विकास होगा, मानसखंड का सर्किट बनेगा और स्थापनाएं सुविधाएं बढ़ेंगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और साथ ही आज जो पिथौरागढ़ में उनका रोड शो हुआ, वह भी ऐसा रोड शो था जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, और इतनी अपार संख्या में लोगों ने आकर निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है या उनके प्रति लोगों का स्नेह है वह भी आज स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। सीमांत क्षेत्र के लोगों ने पूरे देश को संदेश देने का काम किया है। सीमांत क्षेत्र बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां उत्तराखंड सरकार ने 51 चिन्हित वाइब्रेंट विलेज के लिए 510 स्कीम बनाई गई हैं, जिन पर शासन की मंजूरी मिल गई है। आपको बताते चले कि जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास अपर सचिव ने बताया है कि इनमें से पोल्ट्री और भेड़ पालन को लेकर भी सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोग इस ओर आकर्षित हो सके। इसके साथ ही उन्होंने आउटडोर और इंडोर फैसिलिटीज को भी बढ़ावा देने पर प्रशासन का पुरजोर समर्थन है, ताकि प्लेग्राउंड में भी इस तमाम गांव में बन सके। नहीं, 510 स्कीम्स हैं अभी जो बनी है हमारी, 510 स्कीम्स हैं। बट अभी क्योंकि चीफ सेक्रेटरी सर की 26 सितंबर को जो मीटिंग हुई थी, तो जैसे शीप और पोल्ट्री यूनिट्स ही हैं, तो उस पर भी पशुपालन डिपार्टमेंट से आया था कि हम और कर सकते हैं। और उसके अलावा सर ने जैसे कुछ और स्कीम्स थी, जैसे इंडोर आउटडोर फैसिलिटीज हैं कि प्लेग्राउंड्स वहां होने चाहिए। लोग अगर वहां पे, क्योंकि वाइब्रेंट विलेजेस में ज्यादा कुछ करने को नहीं है, तो व्हेन पीपल आर देयर तो कम्युनिटी का कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि लोग आपस में बैठें, मिलें, कुछ करें, बिकॉज वहां पे हमें भी पता है कि कितना हार्श क्लाइमेट है। तो उस हिसाब से है, अभी 510 का नंबर है, बट जो फाइनल नंबर्स होगा, जब वो फाइनल अप्रूव होके जाएगा, वही फिर मैं आपको बता पाऊंगी। वहीं उत्तराखंड में पलायन रोकने को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है, और कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा है कि एक तरफ सरकार पलायन रोकने की बात करती है, तो वहीं युवाओं को बेरोजगारी की ओर ढकेल रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि लगातार पलायन की समस्या उत्तराखंड में बढ़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि 4 साल बाद इस योजना की युवा बेरोजगार होकर पलायन करेंगे। उन्होंने कहा कि गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और फर्स्ट नागा का घर हमारा उत्तराखंड रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उत्तराखंड के बच्चे पलायन कर रहे हैं। सरकार को पलायन को रोकने के लिए अहम कदम उठाना होगा। आपने हमारे सबसे बड़े रोजगार को छीन लिया।
अग्निपथ योजना आप लाए, जो हमारा युवा सपने देखता था, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाता था, मेहनत करता था, अपने पिता की जैसी वर्दी पहनूंगा, स्टार्स लगूंगा, बिल्ले पहनूंगा कहता था। आपने उन सब के सपनों को चूर कर दिया और आपने देश की सीमाओं के साथ साथ उत्तराखंड की तो पूरी इकोनॉमी चौपट कर दी। गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, फर्स्ट नागा का एक घर है हमारा उत्तराखंड, और इस उत्तराखंड में हर गांव से आधे से ज्यादा लोग फौज में होते हैं। वहीं राज्य में पलायन को लेकर ग्रामीण विकास अपर सचिव का बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि जितने भी वाइब्रेंट विलेज हैं उनमें से 41 विलेज ऐसे हैं जहां पर सीजनल माइग्रेशन होता है और यह तमाम विलेज में संस्कृत पूर्ण रूप से दिखाई देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकतर वाइब्रेंट विलेज में 6 महीने प्रवास करते हैं, लेकिन सरकार की कोशिश ऐसी है कि लोग ज्यादा समय तक रहें ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। आई थिंक वाइब्रेंट विलेजेस का अगर हम इंपॉर्टेंटली देखें तो आई वुड नॉट से कि संस्कृति बोल रहे हैं, वहां पे तो इनफैक्ट सबसे ज्यादा हमें ट्रेडिशनल कल्चर देखने को मिलेगा। वाइब्रेंट विलेजेस का जो ओनली इशू इज बिकॉज ये जितने भी विलेजेस हैं, लगभग हमारे 51 में से 41 विलेजेस सीजनल माइग्रेटेड विलेजेस हैं। तो हमारा बस एक थ्रस्ट एरिया ये रहता है कि लोग जब 3 महीने के लिए जाते हैं ऊपर या 6 महीने के लिए वहां जाते हैं, आमतौर पर उनका स्पैन वहां 6 महीने का रहता है, तो वो 6 महीने में एक तो उनका स्पैन बढ़े कि 6 की जगह थोड़ा ज्यादा रहने, प्लस 6 महीने की यूटिलिटी अच्छी निकल के आए कि अगर हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, कल्चर को प्रमोट करेंगे, तो आज की डेट में टूरिस्ट आपने देखा ये कहां तक लास्ट तक पहुंच चुका है। तो उस टूरिज्म को अगर हम ज्यादा प्रमोट कर देंगे तो वहां पे जो 6 महीने भी लोग रह रहे हैं तो उनकी इनकम बढ़ेगी और उनको एक इंसेंटिव होगा वहां रहने का। नहीं तो पता चले आने वाले टाइम में हम ये नहीं देखना चाहते हैं कि वो 6 महीने का भी जो रहने का टाइम पीरियड है वो और कम हो जाए। तो वो नहीं होना चाहिए, जो है वो है और वहां पे उनको वो इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलनी चाहिए और सुविधाएं मिलनी चाहिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र स्थित लालपुर के नीचे एक युवक का शव मिला था और जिसके बाद से पूरी तरीके से ये मामला थाने तक पहुंचा। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि महज कुछ हजार के लिए मृतक को उसके दोस्तों ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। आपको बताते चले कि साथ ही उन्होंने बताया कि सभी नशे के आदी थे और नशे में कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद डंडे से हमला कर मृतक शिवा को हत्या कर दी। आपको बता दें कि इसमें 2 चोर और 2 ड्रग्स के आरोपी जेल जा चुके हैं। लालपुर के नीचे शिव कुमार उर्फ बबलू है, जिनकी डेड बॉडी मिली थी और उस समय उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी क्योंकि डेड बॉडी भी 2-3 दिन पुरानी लग रही थी और इसके बाद शिनाख्त के पूरे प्रयास किए गए, तब ये शिनाख्त बबलू के रूप में हुई थी। क्योंकि उनके परिजन यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते थे, उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया और सभी आवश्यक कार्रवाई के बाद उनके द्वारा आकर जिन परिस्थितियों में उसकी डेड बॉडी मिली थी, उसका मोबाइल गायब था और फोन ऑफ था, उसके आधार पर उनके द्वारा शक के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी दौरान जब ये डेड बॉडी मिली थी तो पुलिस द्वारा भी इसमें अपनी प्रारंभिक जांच जो होती है, मौके पर सीसीटीवी देखना और अन्य चीजों की जानकारी की जा रही थी, तो उसके आधार पर उसमें वहां पर एक स्कूटी संदिग्ध अवस्था में आते दिखी, इसमें 2 लड़के थे। उसके आधार पर पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज हुआ तो और आगे अपनी पूछताछ जानकारी बढ़ाई तो पता चला इस पूरे हत्याकांड में 3 लोग पूरे टोटल शामिल थे। जो 2 लोग इसमें शामिल थे, इसमें पहले ही ऋषभ और शुभम जो है स्कूटी चोरी में, क्योंकि स्कूटी चोरी की गई थी हत्या की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, वह जेल चला गया था। साथ ही साथ जो उसमें दूसरा था वो एनडीपीएस एक्ट में, शुभम जो था वो एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका था वसंत विहार से। तो कहीं ना कहीं लगता है इनके द्वारा जब ये लगा कि पुलिस द्वारा अपनी छानबीन की जा रही है और डर के कारण या अन्य कारणों से ये मुझे लगता है कि पुलिस चोरी की स्कूटी में तो जेल चले गए और बंद हो गए। साथ ही साथ जो उसमें तीसरा अभियुक्त था वो मौके से फरार था। जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ तो उसकी तलाश की गई और उसको भी जो है, आशीष है जो, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो नशा करने के आदी थे, साथ में बैठते थे और किसी बात को लेकर, पैसे के लेन देन को लेकर इनके पुराने वहां झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान ही तीनों ने मिलकर उसको एक साजिश के तहत उसको डंडे से उसको वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। डेड बॉडी डिस्पोज करने के लिए उनके द्वारा एक स्कूटी चोरी की गई और लाल पुल के नीचे गाली कटी हुई है, वहां से डेड बॉडी को फेंक दिया गया था। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हे मॉम, हे। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए यानी कि विज्ञान और संस्कृति को कैसे जोड़ना है उसे लेकर भी चर्चा की गई। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय सम्मेलन का ये आयोजन किया गया था जिसमें कई विषयों को लेकर चर्चा की गई। वहीं युवाओं को कैसे आने वाले कल में आगे बढ़ाया जाए, विज्ञान को कैसे अपनी संस्कृति से जोड़ा जाए, इस विषय को लेकर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए जिसमें इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, अलग अलग क्षेत्रों से आए प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले कि यह आयोजन हरिद्वार में आयोजित हुआ था। ये 2 दिन का प्रोग्राम किया है, इसका सिर्फ पर्पस ये है कि व्हाट कैन वी डू, हमारी इनिशिएटिव्स क्या हो सकते हैं। हम सिर्फ ये देखें कि वो होना चाहिए था, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो क्रिपिंग है, उससे कुछ फायदा नहीं है। हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास वी कैन डू, हमारी हेल्थ है भी ठीक है। अभी जो हम टाइम वेस्ट करें उससे बेटर है ना कि हम अपने लिए कुछ ऐसा करें जिसमें मैं भी खुश रहूं और दूसरे भी खुश रहें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर उधम सिंह नगर की खटीमा से है, जहां उत्तराखंड सरकार में नेता प्रतिपक्ष और बाजपुर विधायक यशपाल आर्य आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए खटीमा क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलकर आचार कानून व्यवस्था और आपको बताते चले कि लचर कानून व्यवस्था को लेकर बदहाल सड़कें, बिजली पानी, आपदा से हुए नुकसान, अवैध खनन अतिक्रमण के नाम पर सरकार द्वारा उजाड़ने की कार्रवाई की गई। वहीं भूमि का मालिकाना हक न देने, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या तथा जनहित के मुद्दों पर वार्तालाप करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया। वहीं उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए पार्टी को मजबूत करने के मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान काफी परेशान है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि कानून व्यवस्था इस कदर ध्वस्त हो चुकी है कि पूरे प्रदेश की जनता डर और भय का माहौल में जी रही है, लेकिन सरकार को कोई सुध लेने का टाइम नहीं है। किसानों के साथ जातियों जो मन सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पानी लगातार बहता है और उस बहने से जो है जितने भी पक्षी आते हैं उनके लिए पर्याप्त यहाँ पे भोजन है और साफ सुथरा रहता है। एक तो मुख्य कारण ये है जो विदेशी पक्षी आते हैं उनके लिए पर्याप्त भोजन यहाँ मिलता है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system.
Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देहरादून से मसूरी जाना अब और भी आसान होगा, क्योंकि उड़ान योजना के तहत अब इसमें काफी राहत मिलेगी। आपको बता दें चले कि उड़ान योजना को लेकर सरकार ने पहल की है। इससे लोगों को अब कहीं अगर जाना है तो उससे आसानी होगी। वहीं आपको बता दें हेलीकॉप्टर से मसूरी की ओर सैर आसानी से कर सकेंगे। वहीं DGCA सचिव सी रविशंकर ने बताया कि इस उड़ान योजना के तहत मसूरी में भूमि का चयन किया जा रहा है। इसके लिए एक विभाग से भूमि ली जा रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये कार्य पूरा होगा, ये सेवा जल्द शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि सेवा की शुरू होने से पर्यटन के लिए नए आयाम मसूरी से स्थापित होंगे और जहां लोगों को रोजगार इसी हवाई योजना के तहत मिलेगा। सहस्त्रधारा हेलीपैड से मसूरी तक जो है एक उड़ान योजना के तहत जो है एक सेवा शुरू होने जा रहा है। उसके लिए अभी हम लैंड के संबंध में किसी विभाग से जो है हम NOC का अभी अपेक्षा कर रहे हैं। तो वो जो है लैंड का स्थिति जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो बहुत जल्दी जो है वो देहरादून टू मसूरी उड़ान योजना के तहत वो हेली सेवा भी शुरू हो जाएगा। वही किन्नर हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। अक्सर शुभ अवसर पर, चाहे शादी हो, ब्याह हो, बर्थडे हो, तमाम मौकों पर किन्नर हमारे घर आते हैं और जो कि आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि सिर्फ मांगलिक कार्यक्रम का ही नहीं बल्कि त्योहारों पर भी किन्नरों का दान दक्षिणा दी जाती है। कहा जाता है कि किन्नरों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। इनकी दुआएं बहुत शुभ होती हैं। किन्नरों का आशीर्वाद पाने से जीवन सुखी होता है। यही वजह है कि लोग किन्नरों को दिल खोलकर दान देते हैं। लेकिन यदि किन्नर नाराज हो जाए तो किसी को गुस्से में बद्दुआ दे दे तो ये बहुत ही अशुभ होता है। तो वही किन्नर समाज की अनिता ने दूसरे किन्नर ग्रुप से खतरा बताया और बाहरी किन्नरों को नेक नहीं देने की अपील की है। वैसे भी पहाड़ में हमारे प्लेइंग कर रहे हैं लोग, तो हम जो सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है, आप लोगों ने, बस्ती ने, हर चीज में सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आया, तो वो ऑर्डर भी हम लोगों के पास में आया। खैर मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ये मेरी बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, इनको मालूम है क्या क्या ऑर्डर, क्या क्या चीजें आई हुई है। तो यही परेशानी है, बारिश होती है, चिचियाता है, तकलीफ होती है, मेहमान आ जाते हैं, कुछ मेरे गेस्ट नहीं भी आते हैं। इसकी वजह से कहते हैं अनीता होटल में रखो हमारा इंतजाम। तो मैंने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं होटल में इंतजाम कर सकती हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हल्द्वानी में हत्यारों को देखते हुए प्रशासन जल्द ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने जा रही है। इस बार प्रशासन को व्यापार मंडल का भी समर्थन है। व्यापारियों ने खुद आगे आकर प्रशासन से गुहार लगाई है कि नवरात्रि, धनतेरस और दीपावली के दौरान बाहरी व्यापारी शहर में आकर फुटपाथ घेर लेते हैं, जिससे कि सड़क पर जाम की स्थिति आ जाती है। वहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि फुटपाथ और बाजारों में आवश्यक अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। कोई व्यापारी नियमों का उल्लंघन करना पाया गया तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही त्योहार का सीजन शुरू होता है, जो हल्द्वानी के हमारा ये सदर बाजार और यहाँ के अन्य बाजार हैं, उसमें बाहर के लोग अपने खील खिलौने हो गए या मूर्ति की दुकान हो गई है, उनको आगे की तरफ लगाते हैं। जिसमें पूर्व में भी पिछले साल भी इसमें कार्रवाई की गई थी, उनको सड़क खाली कराया गया था। अभी इन्होंने पूर्व में ही ज्ञापन दिया है और ये एक अच्छी पहल इन्होंने करी है कि इन्होंने खुद कहा है कि आप इस अभियान को चलाएं, इसमें हम आपका साथ देंगे। तो इसमें मैंने जो बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ दुकान लगाने के लिए, उसके सत्यापन के लिए इसमें पुलिस के लिए पत्राचार किया जा रहा है, उनको निर्देशित किया गया है। साथ ही सहायक नगर आयुक्त को इसमें निर्देशित किया गया है कि आप इसमें समय समय पर अनाउंसमेंट करें कि रोड पे लोग इस तरीके का अतिक्रमण ना करें। साथ ही एक संयुक्त इसमें ड्राइव चलाया जाएगा, जिसमें जो लोग रोड पर दुकान लगा रहे होंगे उनको निश्चित ही पीछे कराया जाएगा।
हमारी सिटी मजिस्ट्रेट महोदया बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। जब से मैडम आई हैं तब से माहौल थोड़ा सा व्यवस्थित हुआ है, हम देख रहे हैं। तो आज हम मैडम से यही रिक्वेस्ट करना है कि मैडम नवरात्रि आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, तो ये बाहरी व्यक्ति जो आते हैं जो पूरी सड़क को जाम कर देते हैं, सड़क में 2 फुट जगह भी नहीं बचती है, ये हाल हो जाता है कि गिरे का जेब काटते हैं, चेन खींचते हैं। तो इन सब चीजों से सुरक्षित रहने के लिए हम मैडम से रिक्वेस्ट करना है कि मैडम कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि सड़कें खुली रहें। फिर थोड़ा बहुत तो त्योहारों में होता ही है अंदर बाहर, हम इसके बाहर से आते खील खुलने वाले, और खील खुलने वाले जो होते हैं ना घटोली भी करते हैं। वहीं बीते 30 सितंबर को NH 74 पर स्थित पंजाबी ढाबे पर हुई फायरिंग के मामले में वांछित चल रहे आरोपियों को सितारगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल तमंचा और स्कॉर्पियो कार बरामद की है। की घटना थी जो कि 30/9 को घटित हुई थी, जिसमें 1 अक्टूबर को एक अभियोग पंजीकृत हमने किया था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा सरेआम फायरिंग की गई थी और बहुत ही गंभीर घटना थी, कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाली घटना थी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस मुख्यालय से भी लगातार हमें निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि उत्तराखंड को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाना है। तो इस घटना को हमने उतनी ही गंभीरता से लिया और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करके हमने इसमें जो भी गैंग इन्वॉल्व था उस पूरे गैंग को हमने आइडेंटिफाई किया है और उसमें जो मुख्य अभियुक्त था उसको हमने पिछली 6 तारीख को हमने गिरफ्तार किया था, 6 अक्टूबर को। और उसके बाद एक दूसरी सफलता हमें मिली है जिसमें एक अभियुक्त को हमने और गिरफ्तार किया है जिसका नाम सोनू गंजा है। और इससे हमने जो घटना में प्रयुक्त वेपन था, जो तमंचा जिससे फायर किए गए थे, वो भी हमने बरामद किया है और साथ में एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी उसको भी हमने बरामद किया है। ये जो अभियुक्त है इसमें बाकी भी कुछ अभी शेष हैं, उनके खिलाफ भी इनाम बढ़ाने की और उनके अरेस्टिंग के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें जो बाकी भी कुछ घटनाएं इन लोगों के द्वारा इसी प्रकार की घटनाएं, कुछ साहसिक घटनाएं की गई है, तो इन सबका संज्ञान लेकर के इन्वेस्टिगेशन में सारे फैक्ट्स को इंक्लूड करते हुए इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई हम लोग करेंगे। वहीं धामी सरकार के द्वारा बनाई गई शराब नीति को लेकर अब सरकार ने ही वापस ले ली है। आपको बता दें कि इसको लेकर कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाया है और कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जिस शराब नीति को बढ़ावा दे रही थी उसे अब वापस ले रही है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आबकारी आयुक्त ने घर में मिनी बार बनाकर 6 पेटी शराब स्टॉक करने की अपनी अनुमति को अब निरस्त कर दिया है, क्योंकि जब से सरकार ने यह फैसला वापस किया था तब से सरकार की किरकिरी हो रही है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के संगठनों का धन्यवाद हम देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया है, जिससे यह फैसला सरकार को वापस लेना पड़ा है। वहीं देवभूमि को शराब भूमि बनाने का सरकार का यह प्रयास काफी निंदनीय है। कांग्रेस के संगठनों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और देवभूमि को शराब भूमि बनाने से बचाने के लिए तगड़ा विरोध जिले जिले ब्लॉक लेवल पर हुए हैं और जिससे दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी को अपना एक कदम पीछे खींचना पड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।